हेलो ऋषित। हेलो हेलो। कैसे हैं? आपका लाइव में स्वागत है। थैंक रेडियंस क्लासेस की तरफ से मैं बाकी जो स्टूडेंट आज हमसे जुड़े हैं उनका भी स्वागत करता हूं। और थोड़ा सा जैसे जितने भी बच्चों ने अटेंड अभी कर रहा है, ज्वाइन किया है जिन्होंने, वो ऑलरेडी फैमिलियर हैं आपसे, आपके नाम से, कि आज आप उनको ज्वाइन कर रहे हैं एंड उनको आज ये अपॉर्चुनिटी मिलनी है कि आपसे वो इंटरेक्ट कर सकें। और जो टॉपिक हम लोगों ने इसके लिए प्लान किया था कि लाइक एक सबके साथ एक कंफ्यूजन रहता है कि अगर स्टडी कर रहे हैं तो सेलेक्ट होना है। जो बच्चे सीरियसली स्टडी कर रहे होते हैं उन्हें एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम सही जा रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, सिलेक्शन तो हो सकता है कि डेफिनेटली होगा ही अगर हम कोई आगे कमी नहीं रखेंगे तो। लेकिन उसके बाद एक और डाउट बच्चों के मन में रहता है कि टॉपर्स इन चीज़ों को कैसे कर रहे होंगे। कोई टॉपिक जो उन्हें बेसिक्स लग रहा है तो वो कितना अच्छा किसी टॉपर को लग रहा होगा, या वो किसको बेसिक्स मान रहे होंगे, कहाँ उनको डिफिकल्टीज आती होंगी, क्या हैबिट्स उनकी रही होंगी जो उन्होंने 11th 12th में जो उन्होंने इम्प्रूव की, जिसके थ्रू वो सिर्फ सिलेक्शन की तरफ नहीं बढ़ के रैंक्स की तरफ गए। कुछ तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा होगा, क्योंकि ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स सेम कंटेंट पढ़ते हैं, सेम उनका रिसोर्सेज रहता है। और बहुत सारा रिसोर्सेज तो वैसे भी सजेस्ट नहीं किया जाता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज में अपने आप को इंगेज नहीं करना है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमें अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना होता है। वैसे में एक टॉपर्स की हैबिट्स क्या डेवलप होती हैं, क्या उनका इनिशियल अप्रोच रहता है, कैसे कैसे वो अपनी जर्नी को आगे लेकर जाते हैं। एंड एग्ज़ाम के बाद एक कॉन्फिडेंस तो रहता है कि रिजल्ट डेफिनेटली आएगा, लेकिन उसके बाद से जब रैंक अनाउंस होता है तो उस समय एक रैंकर की फील क्या रहती है, वो अपने जो प्रीवियस जो वर्क रहा उसको कैसे इवेलुएट करते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं इन सब चीज़ों से जुड़े हुए। तो खास करके बच्चे भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे, पूछेंगे। लेकिन ओवरऑल एक थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे कि बच्चों को आप इस पे थोड़ा सा गाइड कीजिए कि एक टॉपर्स की जर्नी कैसी होती है और वो कैसे अपने हैबिट्स को डेवलप करते हैं। अभी जो बच्चे हैं वो सब 11th वाले हैं, मतलब वो 2024 वाला एग्जाम देंगे। हाँ, नहीं, कुछ इस साल के अपियरिंग बच्चे भी हैं जो 2023 में अपियर हो रहे हैं। उनके लिए भी तो लास्ट मिनट टिप्स उनको भी दे सकते हैं। और बाकी मोस्टली जो बच्चे हैं वो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। ओके ओके। तो जो लोग अभी 12th में आने वाले हैं या फिर अभी 11th में हैं उनके लिए तो मैं ये बोलूँगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 सब्जेक्ट्स हैं। फिजिक्स में आपको जो क्लास में पढ़ाते हैं उसको ध्यान से सुना करो। उसके बाद होमवर्क में आपको क्वेश्चंस मिलते होंगे, वो किया करो। क्वेश्चन सॉल्व करना फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स में केवल थ्योरी से आप काम नहीं चला सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अपने उन क्वेश्चंस के ऊपर अपने दिमाग को एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब तक आपका स्किल पॉलिश नहीं हो पाएगा। तो फिजिक्स में रीडिंग द थ्योरी, थ्योरी को समझना, और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना जो कि आपके मटेरियल में आपको मिला होगा, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर जो भी किताबें आपके टीचर्स ने आपको रेकमेंड की होंगी उनके क्वेश्चंस आपको फिजिक्स में करने हैं। केमिस्ट्री में ऑन द अदर हैंड, इनऑर्गेनिक में काफ़ी कुछ रटने का होता है। तो जब आपको क्लास में पढ़ाया जाए तो आप उसको ध्यान से सुनिए, उसको सेम डे रिवाइज करिए। उसके बाद इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी काफ़ी डेलिकेट सी किताब है, डेलिकेट इन द सेंस कि उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है, और काफ़ी कुछ इस एस्पेक्ट में दिया हुआ है जो आपको पहली बार नहीं दिखेगा। मान लीजिए कोई टेबल है, टेबल से कोई ऑर्डर का क्वेश्चन बन सकता है, और अदरवाइज कोई एग्जाम्पल्स की लिस्ट है उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपको उस बुक को, इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की बुक को बार बार रीड करना पड़ेगा, जिससे कि आपको छुपे हुए क्वेश्चंस भी उसके अंदर से मिल जाएं। हमेशा जब भी आप एनसीईआरटी रीड करें तो पहली दूसरी तीसरी रीडिंग समझने के लिए, और उसके बाद की सारी रीडिंग्स इस पर्सपेक्टिव से कि इसमें से क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इसमें से क्या क्वेश्चन बनाता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, वहाँ थ्योरी प्रेजेंट नहीं करनी। तो क्वेश्चंस जो बने बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, और जब बुक पढ़ो तो कोशिश करो कि उसमें से खुद क्वेश्चंस बनाने का ट्राई करो आप। बायोलॉजी में आपको यही काम करना है, बस फर्क यह है कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी आपको इतनी बार पढ़नी है, मतलब
बायो की एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी बार आप बायो की एनसीईआरटी पढ़ो उतना कम है। हर एक लाइन बायो की एनसीईआरटी की आपकी टिप्स में एग्जाम से पहले तक आ जानी चाहिए। आपका, अगर मैं थोड़ा एग्जैगरेट करके बोलूं, तो बायो की एनसीईआरटी पे कमांड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि किसी भी लाइन के 3 वर्ड्स शुरू के बोले जाएं, आप पूरी लाइन कंप्लीट कर दो। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो 360 में से 360 नंबर बायो में कहीं नहीं जा रहे हैं। एक आध सिली मिस्टेक हो जाए अलग बात है, पर मोर और लेस बायोलॉजी पूरा एनसीईआरटी से आता है, और उसकी लाइंस एकदम उनका मेंटल इम्प्रिंट बन जाता है आखिर तक, अगर आपने पूरे 11th-12th के टाइम में एनसीईआरटी को बार बार पढ़ा है। और फिजिकल केमिस्ट्री इज अगेन लाइक फिजिक्स, उसमें आपको समझना पड़ेगा और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाते हैं कभी कभार, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी की सारी टेबल्स और एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी सब उस बुक में दिया है उसको पूरा एकदम एनालाइज करके जाना है। ऑर्गेनिक में इट्स मिक्सचर ऑफ द वे ऑफ लर्निंग फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ऑर्गेनिक में आपके क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके आप नोट्स बनाओ। ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस आपको बताए जाएंगे उनको आप लिख के प्रैक्टिस करो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी आपको जो मटेरियल मिला होगा उसमें से आपको करने होंगे। एंड ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी की भी 4-5 रीडिंग्स आपको एग्जाम से पहले देनी होंगी। वो बोर्ड एग्जाम में भी काम आएंगी, क्योंकि मेजरली ऑर्गेनिक 12th क्लास में ज्यादा है, तो 12th में आपको बोर्ड देना रहता है। अगर आप 12th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बोर्ड और नीट दोनों में फायदा मिलेगा। तो ये तो बात होगी कि सिलेबस को कवर कैसे करना है। अब कवर करने के बाद आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, आपकी कोचिंग में जो टेस्ट होंगे उनको आप दोगे, तो आप टेस्ट को टाइम बाउंड मैनर में देना, ताकि आप एक्चुअल सिमुलेशन ले पाओ एग्जाम का। और अभी सर ने हैबिट्स की बात की, मतलब कुछ चीजें आपको अपने डेली रूटीन में ऐसी इम्बाइब करनी होंगी जो कि एग्जाम से मेल खाती हों। फॉर एग्जाम्पल, नीट का एग्जाम टाइम दोपहर 2 बजे से 5:20 तक रहता है, तो अपना डेली रूटीन ऐसा बनाओ, ऐसा उसे स्ट्रक्चर करो कि हर दिन 2 से 5:20 के टाइम पे आप पढ़ रहे हो, आप उस टाइम सो ना रहे हो या कुछ और काम ना कर रहे हो, ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी सेट हो कि आपको एक्चुअल एग्जाम के दिन भी नया ना लगे 2 से 5:20 तक एग्जाम देना। और इसके अलावा मैं रात में पढ़ना ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो मैं लगभग 12 बजे सो जाता था और 7 बजे या 7:20-7:30 के आसपास उठता था। तो मैं मोस्टली सुबह पढ़ना प्रेफर करता था 11th-12th में। और नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। आप कभी ये मत सोचना कि मैं कम सोऊंगा तो मेरे को पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। टाइम आपको मिल जाएगा पढ़ने का ज़्यादा, लेकिन आप उस टाइम में एफिशिएंटली पढ़ नहीं पाओगे। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज योर स्लीप एंड फिक्स योर डेली बायोलॉजिकल क्लॉक। और उस बायोलॉजिकल क्लॉक में ये इंश्योर करो कि आप दोपहर 2 बजे से 5:20 के टाइम तक कोई एकेडमिक काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो चाहे टेस्ट दे रहे हो। 2 बजे से 5:20 के टाइम पे आपको सोना नहीं है, आप इंश्योर करो, क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट हाउ अवेयर यू आर ऑन द एग्जाम डे। अगर आप एग्जाम के दिन पे उन 3.5 घंटे पे में इतना अवेयर नहीं रहोगे या आप इतना फोकस नहीं रह पाओगे, तो बाकी नॉलेज इतना काम नहीं दे पाएगी। तो एग्जाम में ऐसा अचानक से कुछ नहीं होगा कि आपका स्कोर बढ़ जाए। आपको अपनी हैबिट्स पूरे प्रिपरेशन जर्नी के दौरान ऐसा बनाना पड़ेगा जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और आपके स्पेसिफिक डाउट हो तो आप स्पेसिफिक डाउट पूछिए कि आपको कोई पर्टिकुलर दिक्कत आती हो तो। बच्चे डाउट पूछ सकें उससे पहले थोड़ा सा मैं और इस पे चाहूँगा कि क्योंकि हम लोग यहाँ डे टू डे जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारी क्वेरी उनकी हमारे सामने निकल कर आती है, तो उस एक्सपीरियंस से मैं कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि लाइक जैसे आपने ये तो बता दिया सिलेबस को अपडेट कैसे रखना है, कैसे सिलेबस के साथ आगे बढ़ना है, कहाँ पे नोट्स हमारे हेल्पफुल हैं, कहाँ पे हम जो है बुक्स को फॉलो कर सकते हैं या स्टडी मटेरियल कैसे हमको हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम का टाइम होता है, एग्जैक्ट जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है उसके हिसाब से बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना। लेकिन एक जो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो बच्चों में कन्फ्यूजन हम लोग देखते हैं कि लाइक वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के बीच में उनका मूवमेंट रहता है। लाइक कोई टॉपिक्स, हर तरह के टॉपिक्स आपके सिलेबस में होते हैं, कहीं किसी टॉपिक में हम थोड़ा सा इजी गोइंग रहते हैं, कहीं थोड़ा सा टफ लगता है। तो जब टफ लगता है तो उनको लगता है कि शायद ऑनलाइन फॉलो करने से हम इसको थोड़ा बहुत आसानी से समझ पाएंगे।
इसकी वजह से होता क्या है कि ऑफलाइन में जहाँ दिक्कत आती है उसको ऑनलाइन के भरोसे छोड़ते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन में जहाँ कंफ्यूजन रह जाता है उसको ऑफलाइन के लिए, तो एग्जैक्टली ना तो क्लास पे कंसंट्रेट कर पाते हैं ना एग्जैक्टली ऑनलाइन को फॉलो कर पाते हैं। तो ये क्या उनके लिए राइट पाथ होना चाहिए, कैसे उनको वो बैलेंस करें, कंप्लीटली ऑफलाइन को फॉलो करें या कंप्लीटली ऑनलाइन को फॉलो करें, ये कैसे उनका पाथ क्लियर? मैं तो रिकमेंड करूंगा कि अब पूरा कोविड जा चुका है तो ऑफलाइन क्लास ही आपका एकमात्र मीडियम रहे एजुकेशन का, क्योंकि ऑनलाइन में वो बात आ नहीं पाती है। जब आप ऑफलाइन में टीचर से फेस टू फेस होते हो तो वो बात अलग होती है, उसमें आपको बाकी बच्चे भी दिखते हैं, बाकी बच्चों से मोटिवेशन आता है, बाकी बच्चों से आप डिस्कस कर सकते हो। तो ऑनलाइन के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। ऑनलाइन केवल एक अंतिम उपाय की तरह आप रख सकते हो कि अगर कुछ चीज छूट गई तो ऑनलाइन पे देख लेंगे, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादातर काम आपको ऑफलाइन हो। आप टेस्ट भी ऑफलाइन दो, आप क्लास भी ऑफलाइन करो, आपका डाउट सेशन होगा वो डाउट सेशन भी आप ऑफलाइन ही अटेंड करो। ऑफलाइन ऑनलाइन से हर एस्पेक्ट में अच्छा है, बेटर है, क्योंकि हम लोगों का बैच तो पूरा कोविड बैच था 11th-12th के समय। हम लोग 11th में आए थे तभी कोविड आया था, तो 11th पूरी ऑनलाइन गई थी और 12th पूरी ऑफलाइन गई थी। तो 12th अनडाउटेडली बेटर थी 11th से, क्योंकि सभी बच्चों के लिए 12th बेटर थी 11th से, क्योंकि वो ऑफलाइन थी और पढ़ाने का तरीका ऑफलाइन ही बेस्ट रहता है, मेरा तो यही मानना है। जी। और एक जो अभी मतलब नॉर्मली नीट की प्रिपरेशन जो होती है वो ट्रेंड बेस्ड होती है, लाइक एनसीईआरटी फॉलो होता है तो सारे बच्चे एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे होते हैं। लेकिन एक जो 2022 का एग्जाम रहा तो वो उसमें पैटर्न में थोड़ा सा चेंज आया। बायो का पेपर लेंदी हो गया, इसकी वजह से बहुत लोग फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं कर पाए। तो आप वैसे टाइम में आपने 27th रैंक अचीव किया, तो कैसे मतलब पैटर्न के साथ उसको फॉलो करने के साथ एग्जाम को जानते हुए स्टडी करने के बाद नए सर्कमस्टांसेस के लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? इसमें जरूरी ये होता है कि हम कोई एस्टिमेट अपनी तरफ से, कोई पूर्वानुमान ना लगा के जाएं एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में ये सब्जेक्ट टफ आएगा या ये सब्जेक्ट इजी आएगा। बस उसको उस एग्जाम को एक क्वेश्चन वाइज सीक्वेंस की तरह देखो कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन से आखिरी क्वेश्चन तक सॉल्व करता जाऊं। और मतलब मेरे दिमाग में बिल्कुल ये नहीं था कि बायो टफ आती है, बायो आसान आती है, फिजिक्स ऐसी आती है वैसी आती है, क्योंकि अगर आपने सब पढ़ रखा होता है तो नीट का लेवल आपको आसान ही लगता है। बायो इस बार भी टफ नहीं थी, वो लेंदी थी, मतलब उसमें क्वेश्चंस का साइज बढ़ा दिया था, स्टेटमेंट लंबे लंबे पढ़ने में समय लगता है। तो टफनेस से एग्जाम की आप घबराओ मत, और उस घबराहट को हटाने के लिए आपको 2 साल के दौरान खूब सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए, उससे आपकी घबराहट कम होगी। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आप हर टाइप का पेपर सेटिंग पैटर्न आपके आंखों के सामने से निकलेगा, तो उससे आपका डर खत्म हो जाएगा कि अगर ऐसा पैटर्न आ गया तो मेरा क्या होगा। तब तक आपने हर पैटर्न देख लिया होगा, एग्जाम में कुछ भी आए वो आपको नया नहीं लगेगा। लेकिन फिर भी हम एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए तैयारी करते हैं। जैसे पिछली बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आए, तो इस बार बच्चे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब दो केसेस हो सकते हैं, हो सकता है इस साल स्टेटमेंट बेस्ड पेपर आ जाए और दूसरा हो सकता है ना आए, तो तैयारी हमको दोनों की रखनी है। ट्रेंड केवल एक हिंट देता है, बाकी तैयारी हमें हर प्रकार के पेपर की रखनी चाहिए। लेकिन हमें ये तो पता ही है कि पेपर एनसीईआरटी से ही आने वाला है, अब वो फॉर्मेट कैसा भी हो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम में कभी भी रैंक वगैरह का सिलेक्शन का प्रेशर लेकिन किसी को भी नहीं जाना चाहिए, केवल मैं अपना बेस्ट करूंगा ये सोच के जाना चाहिए। तो आप इन सब पेपर के दौरान जो एंग्जाइटी होती है, पेपर के दौरान जो पैनिक होता है, उस सबसे बच सकते हो। अच्छा, 11th-12th को जो आपने स्टडी किया है, आज आप मेडिकल साइंस स्टडी कर रहे हैं, तो 11th-12th की स्टडी आपको कितना हेल्प करती है आपके मेडिकल साइंस की स्टडी में? फिजिक्स थोड़ा बहुत हेल्प कर देती है, जैसे जब ब्लड वेसल्स के डायनामिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है उसमें फिजिक्स काम आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री में काम आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक समझ हर जगह काम आती है, और बायोलॉजी का तो एक्सटेंशन है ही सही। हाँ, एक चीज जो काम नहीं आती है वो है बॉटनी, उसका मेडिकल साइंस में ज्यादा कोई रोल नहीं, बाकी तो सब काम आता ही है। लेकिन जो बॉटनी एक्सपर्ट हैं वो थोड़ा सा उसको सजेस्ट करते हैं कि अभी इनिशियल ईयर्स में तो हम जूलॉजी एंड बॉडी फंक्शनिंग्स को पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब ट्रीटमेंट के लिए रिसोर्सेज की बात आती है या कॉम्पोजिशंस की बात आती है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होती हैं नेचुरल सोर्सेज से। तो बॉटनी की अंडरस्टैंडिंग वहाँ थोड़ा सा एक मतलब आइडियल लेवल पे हेल्प करती है, बच्चों को कंफर्टेबल बनाती है अपने ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स के साथ। हाँ, बहुत बेसिक बॉटनी, जैसे
क्लासिफिकेशन वगैरह हो गया कि अगर किसी को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये नहीं पता होगा, उसे पता ही नहीं होगा कि फंगस क्या होता है और क्या क्लासिफिकेशन है सभी ऑर्गेनिजम्स का, तो बायोलॉजी की समझ नहीं ले पाएगा। बेसिक बॉटनी ठीक है, काम आ सकती है। तो इसमें मतलब बच्चों को जहाँ दिक्कत आती है, कुछ दिक्कतें आपने भी फेस की होंगी, तो थोड़ा सा उन लोगों को मैं चाहूंगा कि आप अपनी दिक्कतों के बारे में बता दें, ताकि उनको ये लगे कि लाइक जैसे उनको कहीं दिक्कत आती है वैसी ही दिक्कत नहीं आपके सामने भी आई होगी, एंड उसको कैसे आपने सॉर्ट आउट किया। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक अगर परेशानी आपको आ रही हो तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। स्पेसिफिक परेशानी मेरे साथ ये थी कि जैसे बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स हैं, जो याद करने वाले रटने वाले टॉपिक्स हैं, वो मैं बार बार भूल जाता था। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं टेस्ट्स में, जो मैं मॉक टेस्ट देता था, उसमें मैं कई बार एक ही चीज़ बार बार भूल जाता हूँ। तो मैंने उसका एक सोल्यूशन ये निकाला कि जितनी मेरी भूलने वाली चीज़ें थी उन सबकी मैं फोटो खींच लेता था। कोई टेबल है जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, या कोई डाटा है एनसीईआरटी का जो मैं बार बार भूल जाता हूँ, कोई फॉर्मूला फिजिक्स का ऐसा हो जो मैं भूल जाता हूँ, तो उसकी मैं फोटो खींचता था। और मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ग्रुप बनाने के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं, तो एक मेरा नंबर था, किसी और का नंबर ऐड किया, फिर ग्रुप बनने के बाद उस नंबर को हटा दिया, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में केवल मैं ही अकेला मेंबर था। अब जो भी चीज़ मेरे को भूलने वाली लगती थी उसको मैं उस ग्रुप में पोस्ट कर देता था और उसको हर रात रिवाइज करता था। और एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं उन सब चीज़ों को देख के गया था। तो मेरा ये डर खत्म हो गया कि अब मेरे को एग्जाम में कहीं ऐसा नहीं हो कि ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, क्योंकि जो याद ना आने वाली चीज़ें थी उनको मैं एक जगह कंपाइल कर चुका था, उनको मैं जी। एग्जाम में जस्ट पहले देख के जा रहा था। तो इस तरह से मैंने अपनी भूलने वाली दिक्कत को ओवरकम किया ये व्हाट्सएप ग्रुप वाले सोल्यूशन से, जो कि बाकी लोग भी कर सकते हैं। बाकी लोग भी कुछ कुछ भूल जाते होंगे, वो सबका पर्सनलाइज होता है कि उसे क्या याद नहीं रह रहा है, तो उन चीज़ों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में कंपाइल करे। दूसरा, ऐसा ही ग्रुप आप सिली मिस्टेक्स का बना सकते हो। आपकी सिली मिस्टेक्स होती होंगी तो होता क्या है, मॉक टेस्ट में आप ओवर द टाइम देखोगे कि सिली मिस्टेक्स का नेचर रिपीट होने लग जाता है। कभी आप करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ोगे, कभी आप मोर को लेस पढ़ोगे, तो उन मिस्टेक्स की फोटो खींच के एक ग्रुप में डाल दो और एग्जाम से पहले उन मिस्टेक्स को देख के जाओ कि अब मैं एग्जाम में कम से कम ये वाली सिली मिस्टेक तो नहीं ही करूंगा। तो उससे आप एग्जाम में सिली मिस्टेक को कम कर सकते हो। ये 2 दिक्कतें मेनली मेरी थी। हम लोग भी बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि वो टेस्ट के बाद जो अटेम्प्ट किए होते हैं, निगेटिव आता है, पेपर को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ से वो अपना जो जो गलतियाँ रही उसको एक जगह लिस्ट कर लें, और उसके बाद से नेक्स्ट टेस्ट में जाएं तो उसके पहले उसको रीड कर लें, ताकि वहाँ पे उसको मिनिमाइज कर सकें। एंड जो चीज़ें उसके बाद भी रिपीट हो रही हैं तो उसको इंडिविजुअली टारगेट करके उस पर काम करें। तो ये हाँ। हम लोग भी सजेस्ट करते हैं। खैर, एक चीज़ और है कि क्लास के साथ जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, सर लोग आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो बहुत डिटेल्ड एक नोट्स बन रहा होता है सर। फिर हम एनसीईआरटी को भी फॉलो कर रहे होते हैं, ये वो भी हमारे लिए कंटेंट सोर्स बन जाता है। तो इसमें इसको रिसोर्सेज को एग्जाम डे के दिन तो हम सबको फॉलो करके नहीं जा सकते, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या शॉर्ट नोट्स वगैरह स्टार्टिंग से प्रिपेयर होने चाहिए? कितना हेल्पफुल है ये? मैंने शॉर्ट नोट्स पर्टिकुलरली कभी नहीं बनाए, केवल जो व्हाट्सएप ग्रुप वाला बताया उसमें मेरा कुछ कुछ लास्ट मोमेंट देखने का सामान था। उसके अलावा मेरा मानना है कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री एग्जाम से 1.5 महीने पहले आप फिजिक्स की फिजिकल केमिस्ट्री को देखना बंद कर दीजिए। मतलब फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री कॉन्सेप्चुअल चीज है, वो आपको जितनी एग्जाम के 1.5 महीने पहले आ गई उतनी आ गई। लास्ट का 1.5 महीना केवल रटने वाली चीजों पर फोकस करने के लिए होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में आपकी ऐसी कमांड होनी चाहिए कि लास्ट में आपको कुछ ना देखना पड़े। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए भी शॉर्ट नोट्स मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, 5-6 पेज का आप छोटा सा बना सकते हो कि कॉमन नेम की लिस्ट बना ली, कॉमन रिएक्शन की कोई लिस्ट बना ली, छोटा सा। मतलब वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स अपने आप में बहुत बड़े हो जाएं। और बायोलॉजी के लिए केवल एनसीईआरटी। जब आप पहली बार कोई टॉपिक पढ़ते हो तो आप नोट्स पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, टीचर जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो पढ़ो 1-2 बार। उसके बाद आपको बार बार केवल एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी ही आपके शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग नोट्स, जो भी नोट्स आप बोल दो, एनसीईआरटी ही सर्वे सर्वा है लास्ट के टाइम के लिए। बल्कि मैं बायो के लिए तो एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर करना एग्जाम के 6 महीने पहले बंद कर देना रिकमेंड करूंगा, कि एग्जाम के 6 महीने पहले केवल आप क्वेश्चंस बायो की एनसीईआरटी पढ़ो। और बाकी जैसे आप जब स्टडी कर रहे थे तो उस समय कितने डाउट्स आपको होते थे? आप कितना फैकल्टी को अप्रोच करते थे? कैसे उसको सॉर्ट आउट करते थे? क्या तरीका आपका रहता था?
एग्जाम में एग्जाम से पहले जब मॉक टेस्ट देता था मैं, तो मार्क्स का फ्लक्चुएशन रहता था। तो हमारे कोचिंग में एक मेंटर थे मेरे, तो उनको मैं अपने मार्क्स डे टू डे टाइम पे भेजता रहता था हर टेस्ट के बाद। तो उससे फायदा ये रहता है कि आपको हर टेस्ट से पहले एक मोटिवेशन रहता है कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को अपने मेंटर को कम मार्क्स भेजने पड़ जाएं। तो क्योंकि टीचर के साथ तो रहता ही है, थोड़ा पर्सनल बॉन्डिंग हो जाती है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि अच्छा बच्चे के कम मार्क्स है टाइप से। और फैकल्टी को मैं डाउट्स के लिए बहुत अप्रोच करता था। फिजिक्स में मैं बहुत डाउट पूछता था। डाउट पूछना बहुत अच्छी बात है। क्लास में आपको जो डाउट आता है आप तुरंत पूछा करो, एकदम सब्जेक्ट को क्रिस्टल क्लियर रखना। और मतलब डाउट्स को एकदम मर्डर कर देना होता है। टीचर टीचर के साथ मिलके डाउट को डाउट रहने ही नहीं देना है। तो डाउट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अप्रोच करना चाहिए टीचर्स को, और वही बच्चे रैंक लाते हैं जो टीचर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, डाउट्स पूछते रहते हैं। उनको डाउट आना गलत बात नहीं है, डाउट बने रहने देना गलत बात है, डाउट को क्लैरिफाई ना करना गलत बात है। तो ड्यूरिंग स्टडी आपने भी बहुत सारा टेस्ट दिया होगा, वीकली टेस्ट या बाई फोर्टनाइटली या मंथली, इस तरह से, या चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज। तो जब आगे जब आपकी प्रिपरेशन गई, जब आप अपने एग्जाम के पास थे, तो क्या ये प्रीवियस जितने क्वेश्चन पेपर आपने अटेम्प्ट किए हुए थे, क्या उनको भी कभी रिवाइज किया या उससे अपने प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करने की कोशिश की, या टॉपिक्स में कहीं फेवर लिया वहां से? जो क्वेश्चन गलत होता था पहले तो उसका खुद एनालिसिस करो कि ये गलती कैसे हो गई, मैंने एग्जाम में ऐसा क्या सोचा कि वो गलती हो गई। और मॉक टेस्ट देते समय एक जरूरी बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए लोगों को कि वो अपना रफ वर्क संभाल के रखें। क्योंकि एग्जाम के समय हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि हमारा दिमाग अलग तरह से चलता है। मान लीजिए कि फिजिक्स का क्वेश्चन है, आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत करने के बाद केवल उसका सोल्यूशन ही मत देखो। आप ये देखो कि आपने एग्जाम में खुद उसे कैसे सॉल्व किया और वो एक्चुअल सोल्यूशन से कैसे अलग है। आप आपने एग्जाम में ये चीज क्यों सोची, एग्जाम में ऐसा क्या हुआ कि आपने गलत फॉर्मूला लगा दिया, एग्जाम में ऐसा क्या हुआ कि आप क्वेश्चन को गलत समझ गए। इसको देखने के लिए आपको हर मॉक टेस्ट का रफ वर्क संभाल के रखना होता है। रफ वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मॉक टेस्ट गिविंग मेथड। फिर आप देखो कि गलती क्या हुई। अगर आपको समझ में आ जाता है कि गलती क्या हुई तो अच्छी अच्छी बात है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि मैंने इसमें क्या गलती कर दी, तो आप टीचर को दिखाओ कि मेरी ये गलती हो रही है, क्या मेरे पढ़ने के तरीके में गलती है या मेरा कॉन्सेप्ट वीक है। तो टीचर आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन, मतलब वो आपको डाउट सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन का। और इस सबको करने के बाद अगर आपका कोई डाउट बचता है तो उसको आप आगे बाद में कभी सॉल्व करने के लिए रख सकते हो, जब आपकी समझ और बढ़ जाए उसके लिए। मतलब टेस्ट का एनालिसिस करना तो जरूरी है ही। इवन हम लोग जैसे सजेस्ट करते हैं बच्चों को कि आप फैकल्टी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करें, एंड इवन जो चीज़ें समझ भी आ गई लेकिन उसको फिर आप वहाँ पे डिस्कस कर लें दोबारा से, या फिर ऐसा कोई चीज़ जो सर ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको रिकम्युनिकेट कर लें, रीवेरीफाई कर लें फैकल्टी से। तो इस वजह से भी थोड़ा सा मेमोरी लिंक्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में रिकॉल करने में आसानी होती है। तो ऐसा मतलब आपने कभी किया या फिर आपके हैबिट में ये चीज़ें रही? मेरे हैबिट में ये था कि जो मेरे मेंटर थे वो लास्ट में क्वेश्चन आवर लेते थे। लास्ट में मेरा मतलब लास्ट के 2 महीने में, तो उसमें वो सामने बैठते थे, मैं सामने बैठता था आमने सामने। तो वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे। अब वो सामने वाले पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो उससे काफी रीइंफोर्समेंट हो जाता है। और दूसरी बात, अगर मेरे को किसी भी कॉन्सेप्ट में हल्का सा डाउट लगता था तो मैं उस कॉन्सेप्ट को टीचर को एक्सप्लेन करता था कि मुझे ये समझ में आया, आप एक बार कंफर्म करके बताओ कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। तो मतलब क्लासरूम स्टडी से आपको बहुत हेल्प मिली, जहाँ पे आपको डाउट्स पूछने से लेकर अपने स्टडी प्लान को, नोट्स जो क्रिएट हुए, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प कर रही थी। हाँ बिल्कुल। वो क्लासरूम एटमोसफियर भी है जो मेंटल एफर्ट्स क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा फोर्स करता है, जबकि हम ऑनलाइन वगैरह के थ्रू जब जाते हैं तो कहीं कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ लाइक हमने वीडियो प्ले कर दिया, अब हमारा काम खत्म हो गया, अब बस जिसका वीडियो देख रहे हैं उसका काम है कि वो हमें पूरी तरह से समझा दे। तो मेंटल एफर्ट जो वहाँ कम होता है, जिस उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है। और जैसे अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, खास करके नीट स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे थे, लेकिन जो सिलेबस है, जो तरीका है, जो वो जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी डेफिनेटली कॉमन रहता है। कंटेंट चेंज हो जाते हैं, लेवल चेंज हो जाता है, लेकिन एक स्टूडेंट का जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ वहाँ भी चाहिए होता है, जो हैबिट्स यहाँ चाहिए वहाँ भी चाहिए होती हैं। तो इसमें जो हमारे स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हुए हैं सेशन, इसमें जेई के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि उनको कैसे
आप एडवाइस करेंगे, क्या क्या तरीका उनके लिए भी फिट बैठेगा? एक एडवाइस जो कि जेई स्पेसिफिक है वो ये कि जब आप फिजिक्स का या मैथ्स का कोई नया क्वेश्चन देखते हैं तो उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, rather देन कि उस क्वेश्चन के सामने सरेंडर कर दिया और टीचर से उसको सॉल्व कराने चले गए। अगर आप टीचर से सॉल्व कराओगे फिजिक्स या मैथ्स का क्वेश्चन तो आप सोल्यूशन तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन उससे आपके आपके दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होगा जो कि एग्जाम में चाहिए। एग्जाम में ये चाहिए कि आप नया क्वेश्चन देख के उसको सॉल्व कर पाओ। वो तभी हो पाएगा जब आप क्वेश्चन से स्ट्रगल करोगे, उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो ये डिफरेंस है जेई और नीट में। नीट में वही क्वेश्चंस का पैटर्न रिपीट होता है, जेई में वो नए क्वेश्चन बनाते हैं। तो नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अलग अलग सोर्सेज से, नीट से और ज्यादा डाइवर्स सोर्सेज से करनी पड़ेगी, और उन क्वेश्चंस के साथ खुद जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा फॉर जेई। जेई एडवांस स्पेसिफिकली, जेई मेन तो लगभग नीट टाइप ही होता है। अच्छा, एक जो स्टूडेंट्स हमें मैसेज कर रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं आपसे कि एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव करें। चूंकि हर टेस्ट में वो अटेम्प्ट तो बहुत सारा करते हैं, लेकिन उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो गलत होते ही हैं। कभी कभी ये काउंटिंग जो रहती है काफ़ी ज़्यादा भी रहती है। तो कैसे इस चीज़ पे, कि उन्हें तो लगता है एग्जाम के दौरान कि ये सही है, बट बाद में पता चलता है कि ये गलत हो गया। हाँ, एग्जाम के दौरान हम कोई भी क्वेश्चन इसीलिए मार्क करके आते हैं कि हमें लगता है वो सही है, और लास्ट तक ये होता है कि हमें कोई दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते हैं, बचे हुए दो में हमें डाउट रहता है। तो वहां पे एक्यूरेसी कम होना शुरू होती है जब हमें दो में डाउट बच जाता है। तो उस दो में डाउट को कम करने के लिए आपको रिवीजन बढ़ाना होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बार बार बोलूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो क्वेश्चन आपके पिछले टेस्ट में गलत हुए हैं उनका एनालिसिस करना पड़ेगा। और जहां पे भी आपको दो ऑप्शंस में हल्का सा डाउट लगे, उस क्वेश्चन को आप लास्ट के लिए छोड़ दो। ऐसा मत करो कि मैं अभी इस क्वेश्चन को निपटा के जाऊंगा अगले क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को आगे के लिए छोड़ दो। ये मेरा मानना है। अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो डाउटफुल क्वेश्चंस को आखिर के लिए आपको रखना चाहिए, उन्हें सो कॉल्ड निपटा के आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। ओके, एक और जो समस्या बच्चे बता रहे हैं कि घर पे जब वो कोई जैसे डीपीपी वगैरह होता है, प्रैक्टिस पेपर लेके बैठते हैं या कहीं किसी से बुक से एक्सरसाइज लेकर करने की कोशिश करते हैं, तो उनका हमेशा ये रहता है कि ये चैप्टर जो मैंने पढ़ लिया इसका एक्सरसाइज तो घर पे हो जाता है, लेकिन जब टेस्ट वगैरह में उसी टॉपिक से, उसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वहाँ नहीं सॉल्व होता है। तो एग्जाम का सिनेरियो अलग हो जाता है, और घर पे जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सिनेरियो अलग रहता है। तो क्या, कैसे स्टूडेंट इसमें इम्प्रूव करें? ये मैंने अभी बोला था ना कि एग्जाम में जो आप रफ वर्क करते हो, उस रफ वर्क का एनालिसिस बहुत जरूरी है। उस रफ वर्क से आपको पता लगेगा आपने एग्जाम में क्या सोचा या फिर क्या गलत सोचा जो कि एक्चुअल सोल्यूशन से अलग था। तो रफ वर्क आपको संभाल के रखना है, और एग्जाम में क्या किया उसका मिरर है। एग्जाम में आपने जो भी किया, सही किया गलत किया, उसका एक प्रतिबिंब है आपका रफ वर्क। तो उस रफ वर्क का एनालिसिस करो, जहां पे आपकी गलती हो रही है, जो आपका रफ वर्क है उसको एक्चुअल सोल्यूशन से कंपेयर करो। ये इस पे ध्यान दो कि मैंने एग्जाम में क्या चीज गलत सोची जो कि क्वेश्चन को गलत करवा ले गई। और बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जो है अपने स्टडी के दौरान छोटे छोटे टाइम का यूज करें, ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको ब्रेक में या फिर घर से आने में जाने में इस तरह का बहुत सारा टाइम होता है जो उन्हें लगता है समटाइम्स कि मिस यूज हो रहा है टाइम का। तो कैसे वो इन टाइम्स को स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हैं, चाहे वो मेंटली कर रहे हों या फिर कुछ सोर्सेज लेके चलें, कैसे इसको प्लान करें? इसमें आपको ये करना चाहिए कि पहली बात तो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए। सभी सभी बच्चे अपना कंसंट्रेशन बढ़ाइए। जब आप पढ़ने बैठते हैं उस समय आपके दिमाग में कोई दूसरी चीज नहीं घूमनी चाहिए कि क्लास में ये हुआ वो हुआ, उसने ये कहा। ऐसा सब बाकी चीजें जो कि पढ़ाई से संबंधित नहीं है, वो पढ़ाई के वक्त आपके दिमाग में नहीं घूमनी चाहिए। पढ़ाई के वक्त केवल आपने एक लाइन पढ़ी, अगली लाइन पढ़ी, उसकी अगली लाइन पढ़ी, और आप पढ़ते गए। उस लाइन का इंटरप्रिटेशन आपके दिमाग में चल रहा हो। उसके अलावा पढ़ाई के समय आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। तो आप वो काम जो आप नॉर्मली 3 घंटे में करते, जैसे कंसंट्रेट करके पढ़ने को मैं बता रहा हूँ, वो आप 1-1.5 घंटे में निपटा लोगे अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो पहली बार कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहिए ताकि हम अवेलेबल टाइम को ही मोर प्रोडक्टिव बना सकें। दूसरी बात, टाइम बचाने की बात है, तो आप खाने, जो आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो उसकी स्पीड अच्छी रखो, और
यहाँ ट्रैवलिंग की दिक्कत तो मुझे कभी हुई नहीं, क्योंकि मैं तो मतलब हॉस्टल और क्लासेस एक ही बिल्डिंग में होता था, फ्लोर अलग था। ट्रैवलिंग की दिक्कत मेरे साथ नहीं हुई, लेकिन कंसंट्रेशन वाली बातें बहुत मैं बहुत एम्फोसाइज करूंगा। एक चीज मैं बच्चों को कहूंगा कि अभी उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग को मैसेज कर सकते हैं, चैट में भी मेंशन कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग इन चीजों को आप तक पहुंचा सकें। और तब हम बात कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपना क्वेश्चंस रख सकें सामने। बाकी एक चीज जो अभी का जो टाइम है, अभी एक सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, जो बच्चे 10th में थे अब 11th की तरफ आए हैं, उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है मैथ्स बायो का। बट उसमें कुछ डिसीजंस जो हम लोग के सामने आते हैं, लाइक कि बायो अच्छा नहीं लगता था इसलिए मैथ ले लिया, या मैथ से डर लगता था इसलिए बायो की तरफ चले गए। तो ये कितना सही है इस तरह से डिसीजन लेना, या फिर कैसे बच्चे डिसाइड करें इस चीज को कि मैथ्स की तरफ जाना है या बायो की तरफ जाना है? अ, आपका डिसीजन किस तरह से था? मतलब आप अपने आप को डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर में कंपेयर करो, ना कि बायोलॉजी वर्सेस मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स अगर आप छोड़ोगे तो फिजिक्स में काम आएगी ही, और बायोलॉजी अगर आप रटने के क्षमता के डर से छोड़ोगे तो इनऑर्गेनिक में तो रटना ही पड़ेगा। तो बायोलॉजी पसंद है या मैथ्स, इससे बेहतर पैरामीटर है कि आप अपने आप को डॉक्टर के रूप में देखना ज्यादा पसंद करोगे या इंजीनियर का काम आपको ज्यादा ज्यादा रास आएगा। उस पर्सपेक्टिव में आप जज करो कि आपको मेडिसिन लेनी चाहिए या इंजीनियरिंग। हाँ, जनरली ये रहता है कि मेमोरी में स्ट्रांग लोग मेडिसिन लेते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग में स्ट्रांग लोग इंजीनियरिंग लेते हैं, और फिर कई बार लोग बाद में भी स्विच कर लेते हैं। लेकिन आप इस ये मत सोचो कि आपको स्विच करना पड़ेगा। तो जस्ट थिंक कि आप अपने आप को क्या देखना पसंद करोगे, किस फील्ड का काम आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, उसके लिए आप एक्सप्लोर करो। अ, मतलब अगर आप 10th में हो और आपको पीसीबी पीसीएम में डाउट है, तो आप एक्सप्लोर करो कि एक इंजीनियर की लाइफ बाद में कैसी होती है, डॉक्टर की लाइफ बाद में कैसी होती है, उस बेसिस पर डिसाइड करो, मैथ्स और बायो के बेसिस पे नहीं। गुड इवनिंग ऋषित। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं? हाँ जी, सही हूँ, मैं अच्छा हूँ। आप अच्छा। कैसे हैं? हाँ, बढ़िया बढ़िया। मैं थोड़ा सा बच्चों को बताना चाहूँगा कि ऋषित का प्रोफाइल तो आप लोग जान रहे हैं कि ऋषित लास्ट 2020 में नीट के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 27 था। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ऋषित जो है थ्रू आउट टॉपर रहा है। इवन क्लास 10th में भी उसके 99.6% थे। सीबीएसई क्लास 12 96.2। 2018-19 में इन्होंने एनथे दिया था। 18 में जब एनथे दिया था, ये क्लास 9th में थे, ही वाज रैंक 1 इन एनथे। एंड 2019 में फिर से एनथे दिया था जब ये क्लास 10th में थे, और ऑल इंडिया रैंक इनका 16 था। एनटीएससी भी इन्होंने क्वालिफाई किया है स्टेज 2। केबीपीवाई में इनका ऑल इंडिया रैंक 60 रहा है। केबीपीवाई एसए में इनका ऑल इंडिया रैंक 199 रहा है। दूसरा चीज़ कि इन्होंने जेई मेंस एंड जेई एडवांस दोनों एग्ज़ाम्स दिए थे। जेई मेंस में इनका रैंक था 3566, टोटल परसेंटाइल था 99.61 परसेंटाइल इन जेई मेंस 2022। उसके बाद जेई मेंस में जो था ये बायो के स्टूडेंट थे तो मैथ तो नहीं लिखा था। फिजिक्स में 100 परसेंटाइल था और केमिस्ट्री में 99.96 परसेंटाइल था। जेई एडवांस में इनका ऑल इंडिया रैंक 1437 था, इवन दो ही वाज अ पीसीबी स्टूडेंट्स। So I'll request all the participant directly he can ask the questions. जो भी आपको है वो क्वेश्चंस पूछिए और ऋषित डायरेक्टली आपको जवाब देगा। एक क्वेश्चन हमारे पास आया है स्नेहा अंशु करके। सर, एक बच्ची है जो कि अभी क्लास 12th में है, क्लास 11th यहीं से करा था, नीट एस्पेरेंट है। शी इज अ गुड स्टूडेंट and she is asking that how to enhance our concentration habit. Please give me some tips. हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। कंसंट्रेशन के लिए आप ये करिए कि शुरुआत करिए आधे घंटे के टाइम से। आधे घंटे में अपना कंसंट्रेशन ऑप्टिमाइज करो। कैसे करो? आधे घंटे के लिए कुछ और मत सोचो, और अगर आपके बीच मन में कुछ और विचार आता है
पढ़ाई के अलावा की क्लास में कुछ बात हुई वगैरह, तो अपने माइंड को फोर्सफुली वहां से हटा के वापस बुक पे लाओ, मतलब इस चीज की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे इस टाइम को आधे घंटे से लेके 1 घंटा, 1 घंटे से 1.5 घंटा मेंटली एग्जॉस्टिंग होगा, मेंटली बिल्कुल ही एग्जॉस्टिंग होगा कि आप कंसंट्रेशन बढ़ाने मतलब आप जब कंसंट्रेटेड होके पढ़ोगे उसके बाद आप बहुत थक जाओगे, आपको आधा 1 घंटा अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छी नींद आएगी, इतना थक जाओगे आप। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस विल मेक कंसंट्रेशन का इंक्रीज पॉसिबल। आप अपने माइंड को फोर्सफुली ट्रेन करो कि वो कुछ और ना सोचे, कुछ सोचे तो उसको वापस बुक्स के अंदर लेके आओ, फिर वो भागेगा, उसको फिर पकड़ के वापस फोर्स करो कि आप अपना जो मटेरियल पढ़ रहे हो उस पर ही फोकस कर रहे हैं आपका। सो कंसंट्रेशन विल इंक्रीज थ्रू प्रैक्टिस, एक लाइन में। Another question we have that from Anushka Gupta. She is asking that how to manage 12 board exam as well as NEET. 12th के बोर्ड्स नीट के साथ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ी होती है, थ्योरी आपको क्लास में बताई गई होती है, और बोर्ड्स का बिल्कुल भी हवा बनाने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स के स्कोर लास्ट में कहीं पूछे नहीं जाते, कहीं उनकी ज्यादा रेलेवेंस नहीं होता, और सिलेबस भी सेम है नीट का और बोर्ड्स का, तो वो सिलेबस डिजाइन ही ऐसा है कि वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। हाँ, इंग्लिश और फिजिकल, इंग्लिश और जो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपने लिया होगा, मेरे केस फिजिकल एजुकेशन था, उसके लिए आपको एग्जाम से पहले लगभग 14-15 दिन आप इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन पढ़ लेना, पर बाकी टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को तो बोर्ड्स के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगभग सब बोर्ड्स में अच्छा कर ही लेते हैं। वो बिल्कुल भी, वो बोर्ड्स इतना डिजर्विंग टॉपिक ही नहीं जो आपकी अटेंशन को अटेंशन ऑक्यूपाई करने का स्पेस ले, बोर्ड्स अपने आप हो जाते हैं नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ। अगर आपने नीट के अच्छे से पढ़ाई की है तो वो बोर्ड साथ साथ निकल जाएंगे। रिषित, एक बच्ची पूछ रही है, शी इज आल्सो ए क्लास 12th स्टूडेंट, नीट एस्पिरेंट। उसका क्वेश्चन है, ऋषित सर फिजिक्स को आपने अपने तरीके से कैसे करते थे, जरा मुझे समझाइए। आप फिजिक्स को अपने तरीके से कैसे करते थे, जरा मुझे समझाइए, ऐसा उसने लिखा है। फिजिक्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं कई बार इंजीनियरिंग जेई वाले बच्चे जो बुक्स पढ़ते हैं उनके अंदर भी चले जाता था, तो फिजिक्स मेरे लिए एक इंटरेस्ट ड्रिवन चीज थी, और ये चीज तो मेरी थी कि फिजिक्स की प्रैक्टिस बहुत करनी है, क्वेश्चंस खूब ज्यादा करने हैं, और फिजिक्स में कोई भी डाउट आए तो उससे छोड़ना नहीं है, मतलब वो टीचर के पीछे पड़ जाओ। और अगर आपको फिजिक्स में एकदम एक्सेल करना है तो आप फिजिक्स टीचर बन के एक पेन पेपर लेके पढ़ाना शुरू करो, क्योंकि एक फिनमैन की थ्योरी है कि अगर आप किसी चीज को पढ़ाते हो तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो फिजिक्स में एक्सेल करने के लिए क्वेश्चंस, थ्योरी में कोई डाउट नहीं छोड़ना, किसी भी लाइन को एज इट इज मगअप नहीं कर लेना कि ऐसा होता है ऐसे हम याद कर लेते हैं, उसकी तह तक जाना, और उसके अलावा रिविजन्स एंड क्वेश्चंस अगेन। एक दूसरा क्वेश्चन आया है, अगेन इट्स फ्रॉम स्नेहा अंशु। कैन वी प्रिपेयर ओनली एनसीईआरटी फिजिक्स फॉर नीट और आर वी बाउंड टू डू एनी एडिशनल बुक? एनसीईआरटी की एक रीडिंग, बाकी फिजिक्स में क्लास नोट्स और क्वेश्चंस के लिए साइड एडिशनल बुक या कोचिंग का मटेरियल करो। एनसीईआरटी फिजिक्स इज द बेस, और आपके क्लास नोट्स भी उस बेस को एक्सप्लेन करते हैं। एडिशनल बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो ये पूरा स्ट्रक्चर फिजिक्स का मैं सजेस्ट करूंगा। पर लेकिन ये भी है कि बहुत सारी किताबें मत खरीद लेना, ऐसा ना हो कि आपने 10 किताबों को एक बार किया हो, इससे अच्छा आप एक किताब को 10 बार करो। और स्नेहा अंशु सेम स्टूडेंट पूछ रही है, फिजिक्स पे ही उसका क्वेश्चन है कि थ्योरी स्पेसिफिक का मतलब एडिशनल कुछ लेना है कि जस्ट टू फॉलो द एनसीईआरटी? नहीं, फिजिक्स में थ्योरी के लिए कोचिंग मटेरियल, क्लास नोट्स और एनसीईआरटी, इसके अलावा फिजिक्स की थ्योरी में नीट के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। एक रिया राज करके स्टूडेंट है, सी इज सेइंग सर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने जाओ तो मैक्सिमम टाइम उसी में लग जाता है, रेस्ट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, हाउ वी मैनेज दिस थिंग? फिर वही कंसंट्रेशन, और उसके अलावा फिजिक्स में जहां आप अटक रहे हो उस पे, क्योंकि क्या होता है, हम अगर एक क्वेश्चन पर अटक गए
तो वो क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा, फिर हम आसपास देखने लगते हैं, फिर हम थोड़ा टाइम पास करते हैं, फिर हमें लगता है अच्छा क्वेश्चन तो वैसा का वैसा था, वो तो अभी भी नहीं हुआ। तो इससे अच्छा है कि जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको मार्क करो, आगे बढ़ो। वो हुआ, अच्छी बात, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए, वो हुआ, अच्छी बात, अगले पे गए, वहां डाउट आया, उसको भी मार्क करो, रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन दैट। तो उससे आप फिजिक्स में काम उतना ही करोगे, आपका टाइम कम हो जाएगा वो चीज करने का, तो आपको बाकी चीजों के लिए टाइम मिल जाएगा। बाकी अपने डेली रूटीन को प्लान करो कि एक दिन में इतना ही टाइम एक सब्जेक्ट को देना है। ऐसा मत करो एक दिन पूरा फिजिक्स को दे दिया। हर दिन आप तीनों सब्जेक्ट को टाइम दोगी, 2 घंटे फिजिक्स के हो गए, 2 घंटे केमिस्ट्री हो गए, 3 घंटे बायो के हो गए, ताकि आपको कोई भी सब्जेक्ट टाइम वाइज लैग ना करे। दूसरा क्वेश्चन है, दो स्टूडेंट हैं, सेम क्वेश्चन है उनका, and they are asking ki I have chosen PCBM, like they having optional maths, so how can I manage both maths and bio together? बोथ मैथ्स एंड बायो टुगेदर मैनेज करना काफी मुश्किल रहता है। मैंने 11th में मैथ्स ली थी, फिर मैंने 11th खत्म होने पे मैथ्स छोड़ दी थी। तो दोनों नहीं लेने चाहिए। अगर आपको रिसर्च का एम्बिशन है तो आप दोनों ले सकते हो, पर नीट ओरिएंटेड हो तो आपको दोनों मैनेज करना टफ पड़ेगा। मतलब वो टफ है, सबके लिए है, अगर आपने लिया है तो टफनेस आएगी। Anyone having any more question, please go ahead. शिवानी ने हैंड रेज किया था। Shivani, you had raised your hand, can you type your question please? शिवानी, have you typed your question? यस सर। हाँ शिवानी बताइए। सर हम लोग को मतलब जैसे कि टेंथ में रहते हैं और जैसे कि क्वेश्चंस मैथ्स वीक रहते थे कि हम बायो ले लेते कि बायो अच्छा है, मैं कंसंट्रेशन बनता है, हम पढ़ सकते हैं। और क्या क्या होता है कि बायो में हमें कुछ चीज़ जो होती है याद नहीं रह पाती ज़्यादा टाइम के लिए। कुछ दिन हमें याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। रिवीजन करते जैसे कि नोट्स हम पढ़ते हैं तो नोट्स में भी कुछ कुछ मेंशन रहता है तो हो जाता है, बट जो चीज़ हम मेंशन करना भूल जाते हैं, मेंशन नहीं किया रहता है नोट्स में, फिर नोट्स पढ़ने में भी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और फिजिक्स का जो फोबिया कहते हैं, जो हम लोग को मतलब सीनियर्स कुछ कुछ जो 11th में फिजिक्स नहीं सॉल्व होता रहता है, वो हम लोग को जब हम 10th में रहते हैं उसी टाइम होता है कि फिजिक्स अगर बायो लोगे तो फिजिक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको मैथ्स आना जरूरी रहता है। ये फोबिया हम लोग के माइंड में हमेशा के लिए रह जाता है और इसके थ्रू इसके लिए हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। तो उससे कैसे डील कर सकते हैं, कैसे फोबिया को कम कर सकते हैं, और रिवीजन के कुछ टिप्स जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। माइक ऑफ है। वैसे तभी भी आप म्यूटेड हैं। हाँ ठीक है। बायोलॉजी में आपने भूलने वाली दिक्कत का जिक्र किया, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप वाला सोल्यूशन है। जो चीज़ आप भूलते हो उसको एक जगह कंपाइल कर लो। और बायोलॉजी में अपने रिसोर्सेस को बहुत फैला के मत रखो, केवल एनसीईआरटी पढ़ो, उससे ही नीट में क्वेश्चन आता है। नोट्स एक बार समझने के लिए पढ़ लो, उसके बाद आपको केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी काफी लिमिटेड है, तो एनसीईआरटी याद रखी जा सकती है, उसमें जो चीज भूल जाए उनको कंपाइल करो। मैं बार बार वही बोलूंगा। दूसरी बात, आपने इसके फोबिया का बोला, तो थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। यही तरीका है फिजिक्स में एक्सेल करने का। जिन्होंने फिजिक्स में एक्सेल किया है उन्होंने थ्योरी को समझा है, थ्योरी समझने के बाद उन्होंने क्वेश्चंस में उसे अप्लाई करने की कोशिश की है। जहां उनसे नहीं हो पाया अप्लाई, वहां उन्होंने टीचर की मदद ली है, फिर उन्होंने वापस क्वेश्चन को किया है और उन्होंने खूब सारे क्वेश्चंस किए हैं। फिजिक्स जिसकी भी अच्छी हुई है ऐसे ही हुई है। तो एक क्वेश्चन और शिवानी का उसमें था कि रिवीजन कैसे करें, रिवीजन को कैसे प्लान करें, कैसे एग्जीक्यूट करें। रिवीजन ऐसे करेंगे, जब आपका टेस्ट का सिलेबस आता है तो टेस्ट के सिलेबस में आपको मोटा मोटा अंदाजा रहता है कि कितना कंटेंट मेरे को पढ़ना पड़ेगा। और जिस दिन आप प्लानिंग कर रहे हैं उससे लेके अगले टेस्ट तक जितने दिन आपके पास बचे हैं उसमें से लास्ट के 2 दिन रिवीजन के लिए घटा दो।
अगर आपके पास मान लो 18 दिन के बाद टेस्ट है, 2 दिन आपने हटा दिए, 16 दिन, तो जितना टोटल कंटेंट है उसको 16 से डिवाइड कर लो, तो हर दिन आपको उतना कंटेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऐसे करके आप प्लान कर सकते हो कि आपको हर दिन लेट से 10 पेज पढ़ने हैं, ऐसा आपका निकल का आएगा। डिवाइड कर लें ताकि किसी एक दिन पे बर्डन ना जाए हमारा। एक दिन में बर्डन ना जाए और हमें सिलेबस का पहाड़ ना दिखे, हर दिन का छोटा छोटा टुकड़ा दिखे। और सर ये जो मतलब हम लोग जैसे कि 15 दिन पे हम लोग को टेस्ट होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो सिलेबस में आने वाला रहता है, टेस्ट सिलेबस में आने वाला रहता है, उस पर फोकस कर लेते हैं कि 15 दिन बाद इस चैप्टर्स के टेस्ट होने हैं, और बाकी जो हमारे रिविजन उसमें नहीं हो पाते बिकॉज हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान देने रहता है और रिविजन छोड़ देते हैं। और तो वो कैसे मैनेज करें, क्योंकि हम लोग को फिर टेस्ट में ये रहता है कि टेस्ट में भी हमको मार्क्स लाना है, वो भी छूट जाता है। 11th में हम लोग का ऐसे ही हुआ, मतलब जैसे कि सेल हो गया, सेल का टेस्ट हो गया, तो फिर हम लोग उसको अटेंड नहीं करते, फिर रिवीजन नहीं कर पाते हैं, फिर अगर नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट होना है तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे ही ध्यान देते हैं, उसी का रिवीजन करते हैं। तो दिन में डिवाइड कर लो टाइम कि कितना टाइम आपको से रात के 2-3 घंटे टेस्ट के लिए देने हैं, बाकी पूरा दिन आपको करंट गोइंग टॉपिक जो कि क्लास में चल रहा है उसके लिए देना है। ये टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत सबके साथ। एक क्वेश्चन आया है कि एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं तो उसको कैसे हम करें या फिर स्किप करें, उसको कैसे करें? नहीं, एनसीईआरटी का कुछ भी चीज स्किप नहीं करना है। केमिस्ट्री और बायो में, फिजिक्स में कोई एक आध बहुत टफ चीज लग रही है, बहुत डेटाबेस लग रहा हो तो स्किप कर सकते हो, बाकी बायो और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में कुछ भी स्किप नहीं करना है। और उसके बाद से है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को कैसे अपना इम्प्रूव करें, तो मुझे लगता है कि इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें आपने कही भी हैं अभी ऑलरेडी। प्रैक्टिस। और एक क्लियर आज का क्वेश्चन है कि मैथ्स एक्स्ट्रा में लेना चाहिए कि नहीं, तो क्लियरली आपने ऑलरेडी कहा है कि अगर नीट फोकस्ड हैं तो मैथ्स को इग्नोर करें, अगर रखना है तो फिर डेफिनेटली उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होगा। रितिका श्रेया का क्वेश्चन है कि अब मैं 12th में हूँ, 11th अच्छा से नहीं कर पाया है, तो उस केस में कैसे जेई के लिए हम अपने आप को रेडी करें? मतलब तरीका तो वही है आपका, लेकिन समय कम बचा है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, बाकी तरीका तो वही है। मतलब देयर इज नो शॉर्टकट, क्योंकि अगर कोई शॉर्टकट होता तो फिर सभी लोग उस पर चल लेते, और अगर सभी लोग उस पर चल लेते तो वो शॉर्टकट ही क्यों होता। सिद्धिराज का क्वेश्चन है कि कॉन्फिडेंस काफी लो रहता है जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके साथ कैसे डील करें? तो कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो, वापस क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां डाउट है टीचर के पास जाओ। और बाकी एक क्वेश्चन है कि डेली टारगेट जो हम सेट करते हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, तो अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करें कि वो टारगेट जो हमने सेट किया है उसको कर सकें? पहली बात तो टारगेट, अचीवेबल टारगेट सेट करो, रियलिस्टिक टारगेट सेट करें, और कंसंट्रेशन बढ़ाओ। मतलब कंसंट्रेशन ऐसी चीज है जहाँ पे हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं सब लोग। डेली रूटीन को कैसे प्लान करें, मुबस्सिर अनवर का क्वेश्चन है। डेली रूटीन ऐसा रहे आपका कि आप हर दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम तीनों सब्जेक्ट्स को दो। ऐसा मत करो कि किसी दिन पूरे टाइम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किसी दिन पूरे टाइम केमिस्ट्री, किसी दिन पूरे टाइम बायो। हर दिन तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम मिलना चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि आपकी माइंड की सब्जेक्ट टॉगलिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब आप एग्जाम में तो 3 सब्जेक्ट करने ही पड़ेंगे, तो आप डेली रूटीन में ऐसा रखो कि तीनों सब्जेक्ट्स को आप टाइम दो। ऐसा ना हो कोई दिन फिजिक्स डे नहीं बन जाना चाहिए कि पूरा दिन भर फिजिक्स कर रहे हैं, उससे एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो तीनों सब्जेक्ट्स को रोज टाइम दो, थोड़ा थोड़ा। ये फिजिक्स का जो रिवीजन करेंगे बच्चे का क्वेश्चन है कि फिजिक्स का रिवीजन में क्या करें, सारे क्वेश्चन को रिपीट करें और न्यू क्वेश्चंस को ट्राई करें, rather than taking new questions, we should be repeating a question what we have done previously. मैं क्या करता था, जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो जो क्वेश्चंस काफी अच्छे होते थे या जिनका मेरे को लगता था कि इन्हें मैं एक बार और रिवाइज करूंगा, उनके ऊपर एक साइन बना लेता था, आर का साइन बना लेता था। तो जब मैंने रिवाइज किया तो मैंने उन्हीं क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान दिया जिनको मैंने पहले से ऐसे मार्क कर रखा था, क्योंकि रिवीजन के समय हम ऑब्वियसली सारा कुछ तो रिवाइज नहीं कर सकते।
तो केवल जो आपने मार्क किया हो पहली बार पढ़ते समय उन पे ज्यादा ध्यान दो रिवीजन के समय। बहुत सारे बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं एंड दे आर नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म। वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, डिजिटल बोर्ड पे वो आपको देख रहे हैं। उन्हीं में से एक बच्ची ने क्वेश्चन किया है, वो 12th में हमारे पास आई है और 11th उसका डैमेज है। बहुत सिंसियर बच्ची है, बहुत हार्ड एफर्ट डाल रही है एंड शी इज रियली लाइक शी वांट्स टू डू समथिंग। तो इन टाइप के बच्चों के लिए जिनका 11th डैमेज है, उनको क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए? यू मस्ट नॉट हैव एक्सपीरियंस दैट कि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। यू हैव बीन थ्रू आउट लाइक यू डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम, आप हर काम समय पे कर रहे हो एंड थ्रू आउट यू हैव बीन अ रैंकर एवरीवेयर वेयरएवर यू अप्रोच। तो लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि लाइक स्पेशली फ्रॉम लाइक आउटस्कर्ट्स के जो बच्चे होते हैं, वो जनरली जो है थोड़ा लेट मूव करते हैं, वो लेट रियलाइज होता है कि ये, तो उस टाइप के भी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास जो हमारे पास 12th में आए हैं, उनका 11th डैमेज है। और दूसरे लाइक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स जो 11th में तो कोचिंग में थे, लेकिन वो अपने बचपने की वजह से लाइक अपना एकेडमिक्स डैमेज कर चुके हैं बिकॉज दे वर नॉट सिंसियर व्हेन दे वर इन क्लास 11। लेकिन 11th से 12th मूव करना भी एक ट्रांजिशन है। उस ट्रांजिशन के बाद उनको लगता है कि नहीं, ये तो डैमेज हो गया। इफ यू आस्क मी, मेरा खुद का 11 डैमेज हो गया था, लेकिन 12th में मैंने रिगेन कर लिया। तो ऐसे टाइप के बहुत सारे बच्चे हैं ऑल ओवर इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस? थोड़ा हमको प्लीज गाइडलाइंस दीजिए। ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने दिन को डिवाइड करो। 12th का जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके लिए डिनर के पहले का टाइम, डिनर के बाद का टाइम जो 11th के टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए लगाओ। बाकी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो चीज़ दोनों के लिए, दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए सेम है। तो उनको, जिसकी 11th खराब है उसको 11th वाली मेहनत अब 12th में करनी पड़ेगी, तो 12th में उसको ज़्यादा मेहनत अनडाउटेडली करनी पड़ेगी। फिर उसको अपनी नींद से भी थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा, वो चीज़ स्ट्रेसफुल तो होगी। जनरली ये क्वेश्चंस जब मेरे पास आते हैं तो मैं जनरली बच्चों को एडवाइस करता हूँ कि स्पेशली जो बच्चे 11 डैमेज किए हैं बिकॉज कि अपनी कोचिंग में वो लाइक सिंसियर नहीं थे, चाहे जो बच्चे 12th में आते हैं 11th उनका प्रीवियसली डैमेज है, तो जब मेरे ऐसे टाइप के बच्चे मेरे पास आते हैं तो मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि अभी जो है तुम्हारा 12th जो है प्रेजेंट है, 11th तुम्हारा डैमेज है, तो सबसे तो तुम्हारा प्राइम फोकस होना चाहिए 12th कि इसको डैमेज नहीं होने देना है किसी हालत में। मतलब पुराने डैमेज के कारण कहीं करंट ऑनगोइंग टॉपिक ना मिस हो जाए, इसका ध्यान रखना है। हाँ, दूसरी चीज मैं बोलता हूँ कि 11th जो है उसमें जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो इंटरकनेक्शन है, जो 12th टॉपिक से इंटरकनेक्टेड है, आप सबसे पहले उसको फोकस करो कि आपको 12th वाली प्रोसेस में दिक्कत ना हो। और ये दोनों का जब मेरा बढ़िया से होने वाला हो रहा है सब कुछ, एवरीथिंग इज गोइंग लाइक स्मूथली, देन आप थोड़ा सा टाइम कट करो, कहीं ना कहीं से जो आपका टाइम वेस्ट जा रहा है इन सबको कट करके आप फिर धीरे धीरे 11th को। हाँ बिल्कुल। एक रिया राज करके स्टूडेंट है, सर टेस्ट में नंबर कम आता है तो कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है, फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि हमसे तो कभी भी होगा ही नहीं। ये तो अप्स एंड डाउन्स जनरली मैं इन लोग को बोलता हूँ, द गाय हु हैज अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन एनी लाइक नीट, जेईई, यूपीएससी, कैट, व्हाटएवर, वो भी जब तक एग्जाम हॉल से नहीं निकलता है इस डायलमा से कि मेरा होगा नहीं होगा, वो तो मतलब डेली चाहे अल्टरनेट डे चाहे एवरी 2 डेज, ये तो डायलमा अप्स एंड डाउन सबके साथ है, चाहे आप वीक स्टूडेंट हो, चाहे एवरेज हो, अबव एवरेज हो, चाहे अच्छे स्टूडेंट हो, चाहे एक्सेलेंट स्टूडेंट हो, कितने भी हो, कितने भी काबिल हो, फिर भी तो ये डायलमा आपको लगा ही रहेगा थ्रू आउट। ये तो है, मतलब लास्ट दिन का लक भी मैटर करता है। बाकी क्योंकि कोई भी चीज सर्टेन नहीं होती, निश्चित तो कुछ भी नहीं होता, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखो, विश्वास रखो कि आपने सही मेहनत की है। बाकी अपना काम करना हमारे हाथ में है, रिजल्ट तो अनप्रेडिक्टेबल रहते ही हैं। बेसिक से कैसे शुरुआत करना है?
एक बच्ची है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली मेरे पास आते रहता है, जो बच्चे अभी 11th में आए हैं और 9th-10th जो है, चाहे वो मेमोरी बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, फार्मूला बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे 9th और 10th में जो है उनका बढ़िया से प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो ओबियसली वहाँ पे मतलब बेसिक्स, क्योंकि प्योर साइंस हम लोग क्लास 9 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस रहेगा? मुझे नहीं लगता जनरली, अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है क्लास 10 तक और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ा दिक्कत भी है, तो जहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11th में, तो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है ये, लेकिन फिर भी ये बच्ची पूछ रही है, जस्ट मेरे सामने खड़ी है, ठीक है, तो जरा इसके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दें। 10th से 11th जाने में थोड़ा सा आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, बाकी वो आदत पड़ जाती है, मतलब आप काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो आदत पड़ जाएगी। 10th से 11th जाने का ट्रांजिशन बाद में इतना टफ नहीं लगता है, शुरुआत में दिक्कत आती है, वो कॉमन है। और किसी को कुछ पूछना है तो एनीवन हैविंग एनी मोर क्वेश्चन? सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए आपका क्या टिप्स है? आजकल बच्चे मोबाइल से बहुत नजदीक होने लगे हैं, हाउ यू विल एडवाइस देम? 11th-12th में केवल व्हाट्सएप यूज करो, बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक मेरा 11th-12th में नहीं था, तो उससे सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना चाहिए, नहीं तो वो टाइम बहुत आसानी से खा जाता है। जैसे कॉलेज में सोशल मीडिया है तो वो टाइम काफी खा जाता है, तो एग्जाम से पहले हम लोग वापस डिलीट कर देते हैं उसको। सेम क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा था वो क्वेश्चन भी आ ही गया। एक प्रणय कश्यप करके लड़का है, हाउ डू यू मैनेज टू गेट अवे फ्रॉम सोशल मीडिया? हाँ, आंसर इज डिलीट सोशल मीडिया फ्रॉम फोन। एक बच्चा पूछ रहा है बेस्ट फिजिक्स बुक फॉर एवरेज स्टूडेंट्स। फिजिक्स के लिए फॉर एवरेज स्टूडेंट कोचिंग मटेरियल पहले बार बार करो और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करो। क्वेश्चन केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक सेक्शन होता है, उसको समझ नहीं पाते रहते हैं, उसको कैसे मतलब रिवाइज भी नहीं करते, अच्छे से याद भी नहीं रहता, दूसरी बार भूल जाते हैं, तो कैसे उसको कुछ टिप? एक बच्चा है हमारे पास लास्ट ईयर से ही, प्रेजेंटली ही इज इन क्लास 10th, ही इज ए स्लाइटली सिंसियर स्टूडेंट, कुछ 9th भी पढ़ रहा था, साथ में हम उसे 11th पढ़ा रहे थे, और अभी वो 10th में पढ़ रहा है, तो साथ में उसे हम 12th भी पढ़ा रहे हैं। उसका क्वेश्चन है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है समझ में नहीं आता रहता है, और बार बार रिवीजन करते हैं फिर भी भूल जाते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सर से पूछिए कि कैसे क्या है। इनऑर्गेनिक में आपको थोड़ा शुरुआत में दिक्कत आती है, तो उसमें टीचर की मदद लो, जहाँ ना समझ में वहाँ पूछो, और क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक करो, क्योंकि क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में कॉमन से ही होते हैं, वो रिपीट होते हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी को बार बार, इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक चैप्टर है 12th है, उसको लगभग 10 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो एकदम दिमाग में बैठता है, तो रिपीटिशन इज द आंसर। रिपीटिशन इज द आंसर, ग्रेट। एक बच्ची है अनुष्का गुप्ता, शी इज आस्किंग कि हाउ डू यू गॉट अवे फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ड्यूरिंग योर स्टडीज इन हॉस्टल? मतलब फोन पे बात हो जाती थी, बाकी एक आध महीने में वो कोटा आ जाते थे मम्मी पापा, और हॉस्टल में भी पढ़ने वाले बच्चे थे, तो वो दोस्त वगैरह बन गए थे, तो उसमें दिक्कत नहीं हुई थी ज्यादा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। बाकी सबको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अभी जो 7 मई को देंगे, जो अगले साल देंगे सबको। ओके, मैं अपने तरफ से एक ही चीज बोलूंगा, जैसा मुझे लगता है, इफ आई एम एनीवेयर रॉन्ग, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुराना है, आई एम द गाय हु विद व्हाइट बियर्ड्स। मुझे लगता है कि आपने जो एम लिया है, वो एम जो है वो ईमानदार एम होना चाहिए, उसके प्रति आपका जो है ट्रू लव होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर आप एम के साथ सच्चा प्यार करोगे, ऑनेस्टी से उसको ये करोगे, तभी, क्योंकि दिस इज नॉट, दिस टाइप ऑफ थिंग इज नॉट वन साइडेड। अगर आप उसको प्यार करोगे, उससे ऑनेस्टी करोगे, तभी वो आपसे ऑनेस्टी करेगा और आपसे प्यार करेगा। इट्स अ कॉमन लाइक ह्यूमन दिस। तो अपने एम और अपने टारगेट से मतलब एकदम ऑनेस्ट रहो, एकदम उसको दिल से चाहो, तो मुझे लगता है कि एनीथिंग कैन बी अचीव्ड व्हाटएवर यू वांट। बिल्कुल। Anyone else having any questions?
Yeah, nursing, go ahead. Thank you, Risat. बोलिए Congratulations, मैं nursing. बोलिए बोलिए। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ, क्वेश्चन बताइए। ये नर्सिंग है, मेरा छोटा भाई जिसके थ्रू हमने आपको अप्रोच किया था। अच्छा 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 अच्छा, नमस्कार। निष्कर्ष, IIT दिल्ली में फैकल्टी में निष्कर्ष के साथ हम लोग रिसर्च, कैंसर पर रिसर्च करते हैं। ओके ओके, Congratulations and good luck. थैंक्स, थैंक यू। Sometime I'll see you in AIIMS. या श्योर, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। Thanks. Bhaiya invited you. You deserved it. You deserve way more than you are. ऋषित, वन मोर क्वेश्चन। जो बच्चे इतने क्वेश्चन किए हैं वो पूछ रहे हैं कि सर ये सब प्रॉब्लम आपके साथ भी आते थे कि नहीं आते थे, जो प्रॉब्लम हम लोग के साथ आ रहे हैं? ये फिजिक्स वाली प्रॉब्लम नहीं आती थी, बाकी तो सब आता था कि कुछ भूल रहा हूँ या कहाँ से पढ़ूं, या फिर टेस्ट में कभी ऊपर नीचे कई मार्क्स हो गए, कॉन्फिडेंस वगैरह, वो सब थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी। बाकी फिजिक्स वाली दिक्कत के अलावा सारी दिक्कतें आती थी। और किसी को कुछ पूछना है और शैल वी कंक्लूड दिस मीटिंग? ओके ओके देन, ओके, थैंक यू। थैंक यू ऋषित, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एज वी अंडरस्टैंड कि आप सेमेस्टर 1 में हो और आपका ऑलरेडी यू आर ओवरलोडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स। Actually, I told nursing that if he's coming for webinar, can he come in personally? He will come by morning flight and he'll return by the evening flight. Then he told me, nahi bhaiya, he's in semester 1 and he's quite pressed up with his academics, so we can't do that right now. Later, maybe we can think of it. And thank you very much, Rishit, to guide these people. One more, tell me. हाँ, तुम दिन में पढ़ते थे कि रात में पढ़ते थे ऋषित? वो मैं बोला दिन में 12 बजे सो जाता था और 7 साढ़े 7 बजे उठता था। ठीक। थैंक यू ऋषित, थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड, वन मोर क्वेश्चन ऋषित। कौन सा बोर्ड से अच्छा होता है, बिहार बोर्ड से? ठीक है, ओके देन आई विल कंक्लूड दिस मीटिंग एंड विल